नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन डैश फॉर्म्स। इससे पहले हमने जो मेटल्स हैं उनको देखा था, उनकी फॉर्म कौन सी होती है? क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, क्योंकि वो स्ट्रोंगली जो है अपने एटम्स को अटैच रखता है, एक ऑर्डर के अंदर अटैच रखता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी कौन सी फॉर्म होगी? अगर हम कहें ये होगी हमारे पास एमोर्फस या फिर मेसोमॉर्फिक फॉर्म, हम इसको बोल सकते हैं कि उनकी जो है एक तरह से जो अरेंजमेंट होगी रैंडम होगी। जैसे मेटल्स में क्रिस्टलाइन थी, यहाँ पर आप इसको एमोर्फिक या फिर मेसोमॉर्फिक अरेंजमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल। प्योर मेटल जो होता है, अगर उसके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें, टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, कोई भी मेटल है, अगर टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ता है तो वहाँ पर जैसे कि आप करंट को किसी मेटल से गुजार रहे हैं, तो अगर वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपल सा इसका मतलब आ जाता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो किसका उल्टा होगा एक तरह से, यानी कि एक तरह से अपोजिट होगा, तो वो होगा कंडक्टिविटी का। रेसिप्रोकल देखें, जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम कंडक्टिविटी होगी, तो ये दोनों रेसिप्रोकल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यानी कि इतने के लगभग ये होती है। ऐसा भी हो सकता है 6.626, इस तरह से आगे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम 6.63 के अबाउट ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, न्यूक्लियस कंप्राइजेज ऑफ डैश पार्टिकल्स। जो न्यूक्लियस बना होता है, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अब वो जो न्यूक्लियस होता है वो कौन से पार्टिकल्स का बना होता है? तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं जो ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाते हैं, तो न्यूक्लियस जो बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम है हमारे पास, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं किसी भी एटम के इर्द गिर्द, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक न्यूट्रल एटम के सराउंडिंग कितने होंगे? अगर हम देखें उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ, यानी कि जितने न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम क्या होगा? ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज जो उसके ऊपर होता है। अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर ये दोनों ही इक्वल होंगे, जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ताकि वो न्यूट्रल रहेगा, तभी तो उसको न्यूट्रल एटम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देयर आर डैश बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स। अब हमने ब्रेवियस लेटिस को पढ़ा था, इसी तरह से हम उसके अंदर बात करते हैं कि कितने बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7। जैसे कि मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये हमने पढ़े थे, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इस तरह से हमने 7 जो है वो आप देख सकते हैं चैप्टर के अंदर, पूरी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से देख सकते हैं। तो मेन जो है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7। अकॉर्डिंग टू अगर ब्रेवियस लेटिस देखें वो कितनी थी? 14। तो वो चीज़ अलग है, ये जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है ये अलग है। 7 जो है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। डैश आर द टीनी ब्लॉक्स। अब ये क्या है? टीनी ब्लॉक्स फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स। टीनी ब्लॉक्स के द्वारा एक अरेंजमेंट बनाई जाती है स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स की। तो ये होती क्या है? यानी कि डैश आर द टीनी ब्लॉक्स, जो कि इनके द्वारा बनाई जाती है। जैसे एक दीवार बनाते हैं तो ईंटों को लगाया जाता है, तो इसी तरह से ईंट क्या हो गई? टीनी ब्लॉक हो गई। इसी तरह के टीनी ब्लॉक्स हमने अरेंज करके एक अरेंजमेंट बना दी, जैसे कि एक दीवार बना दी। अब वो ईंट क्या होगी? उनको हम क्या बोलेंगे? वो होगी यूनिट सेल। यानी कि यूनिट सेल से जो है बेसिक जो है एक हमने ब्लॉक लिया और उसके थ्रू जो है अरेंजमेंट बना दी। तो डैश आर द टीनी ब्लॉक्स, यानी कि यूनिट सेल जो होती हैं वो टीनी ब्लॉक्स होते हैं, और फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ स्पेस लेटिस हैज़ सराउंडेड बाय। अब स्पेस लेटिस का जो पॉइंट है, एवरी पॉइंट है, वो किसके द्वारा जो है सराउंडेड होता है या घिरा होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो वो आइडेंटिकल पॉइंट्स के साथ ही घिरा होता है, आइडेंटिकल टू द एवरी अदर पॉइंट इन द एरे। यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है, जिस तरह का कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो उसका सराउंडिंग जो होगा आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल पॉइंट से ही वो घिरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेम द वेरी कॉमन स्पेस लेटिस। यानी कि एक बहुत ही कॉमन स्पेस लेटिस कौन सी है, उसका नाम क्या आप कह सकते हैं यहाँ पर, वो होती है क्यूबिक फॉर्म। जैसा कि हमने चैप्टर्स के अंदर भी देखा है, तो क्यूबिक जो फॉर्म है वो स्पेस लेटिस की बहुत ही कॉमन फॉर्म जो है आप कह सकते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।